आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की कार्य पुस्तिका यानी कि जो वर्कबुक है, या तो आपको स्कूल से मिल गई होगी या जो आपके अगस्त महीने में ये वर्कबुक आपके विद्यालय में आपको मिल जाएगी, तो आपको ये वर्कबुक भरनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका पहला वर्कशीट है, दूसरा वर्कशीट है और तीसरा वर्कशीट है, वो तीनों ही वर्कशीट आपको इसमें भरने को मिलेंगे। और जो ये वर्कशीट आपका वर्कबुक पूरा कंप्लीट कर लेगा, उसको जो 10वीं की गणित वो बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारा का सारा बेसिक दे रखा है। तो ये बेसिक अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 9वीं तक की गणित आपके इसमें शामिल है, तो आपकी जो कक्षा 10 की गणित पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से ये कोरोना काल में इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए ये वर्कशीट शुरू की गई है विद्यालय में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके वर्कशीट नंबर 1 जो आपके पेज नंबर 1 पर है, फिर आपके वर्कशीट नंबर 2 जो कि आपके वर्कशीट नंबर 2 आपके पेज नंबर 3 पे है, और फिर आपके वर्कशीट नंबर 3 जो कि पेज नंबर 4 पर है। ये 3 वर्कशीट आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। फिर इसके बाद में आपको वर्कशीट नंबर 4 जो कि आपकी दूसरी प्रश्नावली है बहुपद वाली, उससे भी आपके पूरी वर्कशीट बन रही, तो आपको वो भी वर्कशीट एक वीडियो में करवा दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम 3 जो अपनी वर्कशीट बनती हैं वो हम देखेंगे पहला पार्ट से। पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या, जो कि आपकी परीक्षा में 4-5 नंबर का ये पार्ट है। तो आप जो इसको अच्छी तरीके से समझ लें और आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं आपका इसमें। पहला क्वेश्चन आपका इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप जानते होंगे कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वह संख्या एक होती है और दूसरी वह खुद होती है। तो जैसे कोई सी भी संख्या होती है उसके 2 ही गुणनखंड हो, एक तो वो खुद संख्या खुद और दूसरा एक, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम ये देखें कि अभाज्य संख्या की ही कि वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता है, जो खुद की टेबल में ही आती हैं, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना आ जाएगा इसमें 29, 25, 16 और 15। इनमें से इस अपना जो करेक्ट आंसर वो इसमें है 29, क्योंकि 29 के ही पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में ये नहीं आते हैं। तो अपना से उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर अ। फिर आपका है दूसरा प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब 3 तो अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये √10 ये अपरिमेय संख्या है, √24 ये भी अपरिमेय संख्या है, और √35 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो 25 है उसका मान कितना होता है 5, और 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है, अपना उत्तर नंबर द हो जाएगा। तो जैसे इसके और भी कई आपको उदाहरण दे सकते हैं जिसके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। √4 का पूछ सकते हैं, √16 का पूछ सकते हैं, ठीक है, √36 का पूछ सकते हैं। ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं। जिनके हम पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। जैसे √24 है, आपके 17 हैं, आपकी 37 हैं, 35 हैं, ये सभी जो अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न आपका इसमें कि √3 और √5 किस प्रकार की संख्या है। तो ये आपके अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब वो होती हैं वो संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये p और q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, जहाँ पे q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जैसे हम परिमेय संख्या में पढ़ते हैं। तो अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, कोई भी उनमें रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे कोई पूछ ले कि 0.10, 100, फिर यहाँ पे 1000, फिर 10,000, ये किस प्रकार की संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार आपके सामने अशांत अनावर्ती है। फिर आपके चौथा प्रश्न आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या एक बहुत बड़ा बैग होता है, थैला होता है, जिसमें परिमेय संख्या भी आती हैं और जिसमें अपरिमेय संख्या भी आती हैं, दोनों को मिला के वास्तविक संख्या का बैग बनता है। फिर आपके पांचवा सवाल है इसमें कि 5.2372 ये किस प्रकार की संख्या है। तो इसका हम पॉइंट हटा देंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। तो ये 5.2372 है, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 1, 2, 3, 4 अंक है, तो हम 4 0 लगा देंगे। तो ये 52,372/10,000 जो कि p/q के रूप में है, यानी कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
छठा प्रश्न है 5, 15, 20 के लसप और मसप ज्ञात करना। ये एनएस में पूछा गया था प्रश्न, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो 5, 15 और 20 के आपको लघुत्तम महत्तम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएगा, 15 का 3 × 5 हो जाएगा, 20 को हम लिख लेंगे 2 × 2 × 5। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, महत्तम। महत्तम यानी कि जो संख्या तीनों में मिल रही हो उसको एक बार लिखना है। तो तीनों में क्या मिल रहे हैं, तीनों में 5 मिल रहे हैं, तो अपना महत्तम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कोई संख्या इसमें नहीं मिल रही है 5, 15, 20 में, तो ये इसमें और हम किसी को नहीं लिखेंगे, 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। फिर बात करें इसमें एलसीएम की, तो एलसीएम में जो मिल रहा है उसको तो एक बार लिखना ही है, जो तीनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखनी है। जैसे 5 तीनों में मिल रहा है तो 5 को लिख लिया। अब जो बची हुई संख्या है उसको भी गुणा करके लिख लेते हैं। तो 3 लिख लेंगे, 2 और 2 लिख लेंगे, तो 5 × 3 × 2 × 2 गुणा करेंगे तो 5 × 15 होता है, 2 दूनी 4 होता है। 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौक 60 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया, 60 आ गया, और एचसीएफ कितना आया, 5 आ गया। अच्छा, किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, तो a × b बराबर उनका एलसीएम × एचसीएफ होता है। ये आगे बहुत काम आएगा, इसको याद कर लेना। दो संख्याओं का गुणा बराबर उनका लघुत्तम × महत्तम होता है। फिर आपके सवाल नंबर 7 है इसकी कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो होती है 2। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो होती है आपके 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब बात करें कि 4 को इसमें भाज्य संख्या में हमने क्यों लिखा, हमने 1 को नहीं लिखा, इसमें 0 को नहीं लिखा, और इसमें 2 को नहीं लिखा, 3 को नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने 4 को क्यों लिखा। तो भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 4 के गुणनखंड जो है आपके 2 से ज़्यादा है, एक तो 1 का भाग जाता है, एक 2 का और एक 4 का। तो इसमें फिर आपके 3 गुणनखंड हो जाएंगे, तो 3 गुणनखंड इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। बाकी 4 के पीछे जो संख्या दे रखी है ये वाली 0, 1, 2, 3, इसमें इनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है। जैसे इसके 2 ही गुणनखंड है और 3 के भी 2 ही गुणनखंड है, ये दोनों अभाज्य संख्या हो जाएगी। 0 भाज्य में नहीं आता है, क्योंकि 0 में हम भाग देंगे तो 0 ही आएगा फिर। और एक को न तो भाज्य मानते हैं और न ही अभाज्य मानते हैं। एक ऐसा नंबर है जिसमें न तो ये भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें सबसे छोटी संख्या हमने 4 को क्यों लिया। तो अभाज्य संख्या तो 2 है और भाज्य संख्या 4 है। तो 2 और 4 को गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर आपकी 8वां सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। याद रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें अपरिमित यानी कि अनंत। 9वां सवाल आपके 6x की घात 4y और 12xy का महत्तम ज्ञात करना है। तो हम इसका विस्तार कर लेंगे 6x 4y का। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और x की घात 4 यानी कि x को 4 बार लिख लिया और y के यानी कि y लिख लिया। अब 12xy को भी लिखेंगे 2 × 2 × 3, या 12 को लिखा x × y। और फिर इसमें से एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो जो कॉमन मिल रही है दोनों में उसको एक एक बार लिखेंगे। जैसे देखो 2 कॉमन मिल रहे हैं तो हमने 2 को लिख लिया, 3 कॉमन मिल रहे हैं तो 3 को हमने लिख लिया, एक बार x मिल रहा है दोनों में तो हमने x को लिख लिया, और एक बार y मिल रहा है तो हमने y को लिख लिया। जब हम इसको गुणा करेंगे आपस में तो 2 × 3 = 6xy यानी कि 6xy इसका उत्तर आ जाएगा। 10वां सवाल आपके इसमें कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका महत्तम क्या होगा। तो महत्तम जो दो अभाज्य संख्या होती है उसका महत्तम हमेशा 1 आता है। जैसे उदाहरण के लिए 2 और 3 को देख लो, इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या का भाग जाएगा, जिसका दोनों में भाग जाता हो तो वो 1 आएगा। और दूसरा उदाहरण ले लें हम इसमें 7 और 11। तो 7 और 11 में ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या बताओ जिसका भाग दोनों में जाता है, 7 में भी जाए और 11 में भी जाए, तो वह सबसे बड़ी संख्या 1 ही होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें 1। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इनका जो महत्तम होगा वो हमेशा 1 आएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना।
216 के आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर प्रश्न जो स्टूडेंट है इस सवाल को गलत करते हैं, आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने, तो सबसे पहले हम 216 में 2 का भाग देंगे, जो कि कितनी बार जाएगा, 108 बार। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, ये 216 में 2 का भाग देंगे और 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 1 में भाग नहीं जाएगा तो 16 में दे देंगे 8 बार, और यहीं से अपना सवाल गलत हो जाता है। ध्यान रखना है कि ऊपर से भाग नहीं जाता है तो संख्या उतारने पर आपको बीच में 0 लगाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर 18 बार नहीं जाके 108 बार जाएगा। तो दूसरे में कितना आ जाएगा, 108। फिर 108 में हम भाग देंगे 2 का, तो ये 54 बार जाएगा इसमें। फिर 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 बार जाएगा। अब 27 में 3 का भाग नहीं जाता है तो हम 3 का देंगे। 27 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम 3 का देंगे इसमें, जो कि 9 बार जाएगा। और 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो 216 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। इसी सवाल में अगर आपको पूछ ले कि 216 के अभाज्य गुणनखंड को घात रूप में लिखो, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3। 2 कितनी बार, तो ये हमारा 3 बार है, इंटू 3 की घात 3। 3 भी कितनी बार है, 3 बार है। 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 की घात 3 और 3 की घात 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, इसको घात रूप में हमने लिखा। प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि इनकी घातों का योग लिखो, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, तो 3 + 3 = 6 उत्तर आ जाएगा, याद रखना। अगला सवाल आपका इसमें कि 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 0 से 50 तक की बात करें तो इसमें देखो 0 से 50 के बीच की पूछा है, यानी कि इसमें 0 शामिल नहीं और 50 शामिल नहीं है। तो 51 से, यानी कि 50 से पहले पहले कितनी विषम संख्या है वो बतानी। तो ये 25 संख्याएं होती है और 25 कौन कौन सी संख्या, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप भी वहाँ पे लिख सकते हैं। 1 3 जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो विषम संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। 0 से लगाकर 50 तक आपके 25 विषम संख्याएं हैं, और कौन कौन सी वो आपके सामने लिखी हुई है, थोड़ा सा इसमें आप लिख सकते हैं। 13वां सवाल आपके इसमें सामने है कि वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है, इसको क्या कहते हैं। तो जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में, यानी कि जिनका जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा शांत नहीं होता है, अशांत होता है। तो अशांत वो भी अनावर्ती, आवर्ती नहीं होती कभी भी अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये √2 है, √3, √5, 2 √3, ये पाई और ये ई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो आप जो उत्तर देंगे इसका, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान जरूर 22/7 होता है, यानी कि ये लगभग में होता है कि इसका अनुमान जो है वो 22 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो वही मान आएगा जो कि पाई का मान होता है। तो ध्यान रखना, इसमें पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। कई बार स्टूडेंट इसको 22/7 के रूप में याद कर लेते हैं कि पाई को तो हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार जो है वो करेंगे तो दशमलव के बाद लाखों अंकों तक की जो संख्या तक का जो अंक है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और ये चरघातांकी, तो ये भी ई अभी आपका अपरिमेय संख्या ही होती है। 14वां सवाल आपके सामने है इसमें कि एक ऐसी संख्या लिखिए जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। भाज्य होने के लिए आपके पास 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, और अभाज्य होने के लिए आपके पास कम से कम 2 गुणनखंड तो होने ही चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य, वो संख्या कौन सी है, एक होती हैं। फिर आपको एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपको, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1 से 10 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, होती हैं। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। 1 से 10 तक के बीच में जो गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होगी 10 तक की संख्या। इनमें कितनी संख्याएं आपके 3 से कितनी संख्या आपके जो अभाज्य संख्या हैं वो आपको इसमें बताना है। फिर आपका वर्कशीट नंबर आपके 2 है। इसमें देखो जो पहली प्रश्नावली की जितनी भी वर्कशीट है मैं आपको एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ। तो वर्कशीट नंबर 2 देखते हैं हम इसमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों में के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो
यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो ये दो धनात्मक पूर्णांकों का जो HCF होता है, महसपा होता है, उसको ज्ञात करने का एक तरीका होता है। ये वो तकनीक है जिसके माध्यम से हम HCF ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये जो दो संख्या होती है, जैसे 2 और 6, 2 और 7 ले लेते हैं, 2 या फिर 4 और 8 ले लेते हैं, 4 और 8। तो अब इसमें हमें देखना होता है कि इसका महसपा कितना आएगा। तो वैसे तो आपको पता होगा इसका महसपा कितना आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाता है, यानी कि दोनों संख्याओं में भाग किसका जाता है, तो 4 का भी जाता है 4 में, और 8 में जाता है 4 का। तो अपना आंसर आएगा इसमें 4। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भाग दे के इसमें इस विधि से नहीं करें और यूक्लिड विभाजन विधि से करें तो हम देखेंगे छोटी और बड़ी संख्या। 8 और 4 में से बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 में भाग देंगे 4 का। तो हमने 4 का भाग दिया 8 में, 4 का भाग दिया 8 में, कितनी बार गया, 2 बार, 4 दूनी 8, 0, पहली बार में ही सेंसफल 0 आ गया। तो जहाँ पे भी सेंसफल 0 आता है उससे पहले जिसका हमने भाग दिया वो अपना HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 4 हो जाएगा। एक उदाहरण और देता हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इससे उसके बाद का सवाल है उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। जैसे एक संख्या है अपने पास में 12 और 18, 12 और 18, इसमें महसपा ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या आपकी 18 और छोटी संख्या 12 है, तो 18 में हम 12 का भाग देंगे। तो देखो 18 में 12 का भाग देते हैं, 18 में भाग देंगे 12 का, तो 12 एकम 12, कितने बचेंगे 6। अब सेंसफल 0 नहीं है तो 6 का भाग देंगे वापस जिसका पहले भाग दिया था। तो 6 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार आएगा, 2 बार भाग जाएगा, 6 दूनी 12 और 0 0 इसके सेंसफल बचेंगे। तो यहाँ पे सेंसफल 0 आ गया, इसका मतलब अब अपना भाग समाप्त हो गया है। तो जहाँ पे सेंसफल 0 आता है उससे पहले जिसका हमने भाग दिया वही हमारा HCF होता है। तो अपना HCF कितना हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका HCF बराबर 6। इसी तरीके से आपको एक महसपा ज्ञात करना है जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एक तो है अपने पास में 8 और दूसरी संख्या है अपने पास में 12। यस, इसको जो आप दूसरी संख्या चेंज कर लेते हैं, 8 और 24, 24 को छोड़ना, 8 और 26 ले लेते हैं। 8 और 26 में से कौन सी संख्या बड़ी है तो आपको पता ही लग गया होगा, और फिर आपको इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात करना है। तो वो तो होगी विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या आपके महसपा ज्ञात करने में काम आती है। अब बात करें इसमें कि पाई क्या है, तो पाई हमने पिछले वर्कशीट में चर्चा की थी। पाई एक अपरिमेय संख्या है। सही उत्तर हो जाएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 64/81 √81। तो 64 किसके वर्ग, वर्गमूल 64 किसके वर्ग है, 8 के, और 81 किसके, 9 के, 8/9, यानी कि ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये बाकी से मिलती जुलती नहीं है। दिखने में ज़रूर मिलती जुलती हैं लेकिन जो वास्तविक उत्तर है वो आपका इसमें शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपके 64/81 हो जाएगा। फिर आपके चौथा सवाल है इसमें कि 2.12, 112, 2 4 बार 1 और 2, तो ये किस प्रकार की संख्या है। तो देखो इसका दशमलव प्रसार का अगर हम देखें तो ये वैसे तो अशांत है, लेकिन अशांत में भी दो प्रकार का होता है। एक तो होती है आवर्ती, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, इसमें होती है अनावर्ती। तो ये वाला जो उदाहरण है वो अनावर्ती का उदाहरण है। इसमें किसी भी संख्या की बार बार जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे ये 12 है तो 112 हो गए, 1012 हो गए, 11112 हो गए। इस प्रकार से संख्याएं अलग अलग दे रखी है, तो ये अपना जो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। तो स वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक इस सवाल में कि कौन सा निम्नलिखित में से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा शांत है। तो देखो इसमें दो ऑप्शन शांत दिख रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, कौन सा शांत नहीं है या फिर अशांत है। तो देखो 91/100 भी आपके शांत है और ये वाली संख्या भी आपके शांत है, क्योंकि इस जो का जो हर है उसको हम 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपके अगला सवाल है छठा, 1260 के अभाज्य गुणनखंड के घातांक रूप लिखने। तो 1260 का हमने यहाँ पे कर लिया है अभाज्य गुणनखंड। ये 1260 में हमने 2 का भाग दिया पहले, तो ये 360 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 315 बार, 2 का भाग 105 बार, और 105 में
315 में 3 का दिए तो 105 और 105 में 3 का भाग देंगे तो 35 बार, 35 में 5 का भाग 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। तो ये जो संख्या देखिए इधर, इसको हम इधर गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। जो जितनी बार है उसके ऊपर उतनी घात लगा लेंगे। तो देखो 2 कितनी बार आया तो 2 2 बार आया, 3 कितनी बार तो 3 भी 2 बार आया, 5 1 बार है और 7 1 बार है। परीक्षा में पूछा हुआ है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल लिखिए। तो योगफल में इसकी घातों को जोड़ करना था, लेकिन इसमें केवल घातांक रूप पूछा तो हम यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। 55 और 88 महासपा ज्ञात करना एनएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 55 और 88 का महासपा कितना हो जाएगा? 55 की गुणनखंड 5 × 11, 88 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 11। दोनों में कौन कॉमन है? तो 11 है। तो दोनों में कॉमन है 11, तो अपना HCF हो जाएगा इसमें 11 इसमें HCF। इसी प्रकार से आप बाकी के जो सवाल है उनके भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको पूछे परीक्षा में कि, या फिर अलग से सवाल है कि 44 और 404, इसके आपको HCF ज्ञात करने हैं। ठीक है, 44 404 की जगह पे हम कोई इन्हीं का आप ये HCF बताना, 44 और 404 का HCF कितना है। अगला सवाल आपके इसमें कि 3/200 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, इसका दशमलव प्रसार रूप में लिखना है। तो वैसे तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो आपके शांत है, क्योंकि जो 625 दे रखा है, 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4, 5 की घात 4। तो हमने लिख लिया इसमें 625 को 5 की घात 4। तो 2 की घात भी आपको 0 के रूप में या घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हमने 2 की घात 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब 2 की और 5 की घात एक जैसे हो गई, इनको हम एक ही घात के रूप में लिखेंगे। 5 × 2 की घात 4, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 की घात 4 यानी कि 1 मिनट रुको, 5 की घात 5 दूनी 10 और 10 की घात इसमें है 4। तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, तो ये 625 हो जाएंगे। हाँ, इसको वापस देख लेते हैं। ये 5 की घात 4 और 2 की घात 4 को गुणा करेंगे तो ये 5000 आएगा, और 5000 का भाग 24 में देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0048। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके 9वां सवाल इसमें कि जो 134 यानी कि 1.34, इसको P/Q के रूप में लिखना है। पॉइंट हटा देंगे तो 134/100 हो जाएगा। पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 100 लग जाएंगे। तो 2 का बाहर से काट देंगे, 67 बार, ये 50 बार कट जाएगा। अगला सवाल आपका इसमें है कि 2 संख्याओं का लसप और महसप में क्या संबंध होता है। तो कोई सी भी 2 संख्या ले लो, उनका लघुत्तम और उनका गुणा, लघुत्तम और महत्तम, इनका गुणा और दोनों संख्याओं का गुणा हमेशा बराबर आता है। ये इनमें विशेष संबंध होता है। इस पर आधारित कई सारे सवाल करेंगे। अगला सवाल आपके इसमें 11वां कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाएं। तो फिर अपना जो भाजकता का जो नियम है वो हम चेक करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा, भाग चेक करने का नियम है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भागफल कितने हैं 12, शेषफल कितने हैं 2, और संख्या कितनी है आपकी 278। तो वो हमारे किसका पहाड़ा बोल रहे हैं वो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे भाज्य बराबर 278, भाजक हमारा x ज्ञात करना है, भागफल 12 है और प्लस शेषफल 2 है। इस 2 को इधर ले आएंगे तो 278 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 276 बराबर x × 12। तो 276 बराबर x × 12। x का मान ज्ञात करने के लिए 12 के इसमें भाग दे देंगे। तो 276 में 12 का भाग 23 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया इसमें 23, यानी कि उस संख्या को किससे विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 प्राप्त होंगे। तो वो संख्या है अपनी 23। भाग करके भी हम इसमें देख सकते हैं, 2 ही इसमें शेषफल बचेंगे। और फिर आपको सवाल नंबर 12 में देख लो, इसमें x बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2, y बराबर 2 की घात 2 और 3 की घात 2, x y का लसप मसप ज्ञात करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं, x बराबर क्या है 2 की घात 3, 3 की घात 2, और y बराबर 2 की घात 2 और 3 की घात 2। इसमें से लसप कौन सी होती है, बड़ी घात वाली संख्या। तो बड़ी घात कौन सी इसमें से 2 की बड़ी घात क्या है, इसमें 3 है, तो 2 की बड़ी घात 3 आ जाएगा, और 3 की बड़ी घात बराबर इसमें तो 2, तो इसमें आ जाएगा 3 की बड़ी घात 2। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है। 8 9 में कितने होते हैं 72 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 72। यानी कि ये तो अपना
एलसीएम आया। अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में हम देखते हैं इसमें छोटी संख्या छोटी घात वाला, तो छोटी घात कौन कौन सी है? 2 की घात 2 छोटी है और 3 की घात 2 छोटी है। 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 9, 9 इंटू 4 कितने होते हैं? 36। इसका आंसर आएगा एचसीएफ बराबर 36। अब है आपके वर्कशीट नंबर 3, पहला क्वेश्चन आपका इसमें कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा संबंध सत्य है? आर जो होता है वो रिमाइंडर होता है, यानी कि शेषफल होता है। शेषफल का मान हमेशा, जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं भाजक, ठीक है, जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं भाजक, इससे तो रहता है छोटा, इससे तो रहता है छोटा, लेकिन ये जो जीरो के है तो बराबर आएगा, या फिर आपके जीरो से बड़ा आएगा। तो ये भाजक से तो छोटा होता है शेषफल, और जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर हो सकता है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर और बी से छोटा। स वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है इसमें आपके कि निम्न में से कौन सी संख्या अलग है? तो अलग देखो 2/3, 2/5, 21/5। इनमें से जो अलग अलग है वो आपके 16/4 हैं, क्योंकि अंडर रूट में दे रखी संख्या 16/4, लेकिन इसका वर्गमूल हटा देंगे तो आ जाएगा आपके इसमें 16 का आ जाएगा आपके 4 और 4 का आ जाएगा 2, तो 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो वैसे ये है इसका आंसर 16/4। दो संख्याएं जिसमें a और 18 है, इनका एलसीएम 37 है और एचसीएफ 2 है। आपको a का मान ज्ञात करना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दो संख्याएं इनका गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ में संबंध होता है। तो वो संबंध क्या है? a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। a इंटू बी पहला पद खाते लिए और दूसरा पद आपका इसमें 18 है, तो a इंटू 18 हो जाएगा। एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है। a का मान ज्ञात करना है तो 18 के इसमें भाग दे देंगे, तो 36 इंटू 2/18, 36 इंटू 2/18, 18 का भाग देंगे 36 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 इंटू 2 बराबर कितने आंसर आ गए? 4 इसके आंसर होंगे। तो सही उत्तर इसका इसमें 4। फिर अगला सवाल आपके इसमें 3 माइनस अंडर रूट 3 ये किस प्रकार की संख्या है? तो 3 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जो जोड़ बाकी होती है वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या, ब वाला उत्तर। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और पूर्णांक जो संख्या रेखा पर दोनों तरफ चलते हैं, पूर्णांक बीच में 0 आता है, इधर प्लस वाले और इधर सारे के सारे माइनस वाले, -3, -2, -1, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये वाली जो है वो आपके पूर्णांक संख्या है। 0 के इस साइड वाले धनात्मक होते हैं, 0 के इस साइड वाले ऋणात्मक होते हैं। 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। अगला सवाल है आपका 5वां कि √10 √15 किसके बराबर है? तो एक ही अंडर में लिख लो, 10 इंटू 15, तो वो आ जाएंगे 150। 150 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इसके गुणनखंड आएंगे। फिर इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 आपके 5 जो है वो जोड़ा बन रहा है, तो 5 इसमें बाहर आ जाएगा। 2 3 अच्छे अंदर बचेंगे तो 5 अंडर रूट 6 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 अंडर रूट 3 किस प्रकार की संख्या थी? ये भी एक अपरिमेय संख्या। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आने के हिसाब से दिए गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और अपने बाकी साथियों को भी इस चैनल के साथ जुड़ना। आपके सारी वर्कबुक आपको मैं यहाँ करवा दूंगा। मैथ्स की जो फुल आपके वीडियो यहाँ पे आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगला सवाल है आपके इसमें कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? तो एक अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। और 8वां है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का लसापा ज्ञात करना है। 96 में 2 का भाग देंगे 48 बार, 48 में 2 का भाग 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार और 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का 1 बार दे देंगे। इसी प्रकार से 404 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे 202 बार और 2 का वापस लेंगे तो 101 बार। 101 में वापस भाग 101 ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो अपना आंसर इसमें लास्ट में होगा आपका 1। तो 96 और 404 को लिख लेंगे। सबसे पहले 96 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 और 1 बार 3, और 404 में 2 इंटू 2 इंटू 101। एलसीएम में जो संख्या मिलती है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलती है उसको वापस गुणा करके लिख लेते हैं। तो एक तो इसमें देखो 2 2 मिल जाएंगे, 2 और 2 4 ये मिल जाएंगे, और फिर इसके बाद में जो बची हुई संख्या है
बची हुई संख्या आपकी इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। तो ये सभी बची हुई संख्या इनको गुणा करेंगे आपस में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 101। तो 4 6 16 और 101 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 606, यानी कि 96 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 9 आपका इसमें है कि संख्या 135 और 225 का आपको HCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन थोड़ी सी है तरीका, वो कभी इसको अलग लिखने का तरीका है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन में इसी प्रकार का प्रोसेस होता है, बस उसको a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना आपको आना चाहिए। ये तब तक हम करते रहते हैं जब तक कि आपको जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाए। तो सबसे पहले संख्या को तुलना कर लेते हैं। 135 और 225 में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो संख्या है आपके 135 सबसे छोटी है और 225 बड़ी है। तो 135 का 225 में भाग देंगे। 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा, शेषफल कितने बचेंगे? 90। अब देखो शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो हम अब 90 का भाग देंगे 135 में। तो 135 को हम भाग की जगह लिखेंगे और 90 का भाग दे देंगे इसमें। तो 90 का भाग 135 में एक बार ही जाएगा और शेषफल बचेगा आपका 45। फिर भी शेषफल 0 नहीं हुआ तो हम वापस 45 का भाग देंगे जिसका हमने लास्ट बार भाग दिया था। तो 90 का भाग दिया था लास्ट बार, तो 90 में हम 45 का भाग देंगे। 90 में 45 का भाग 2 बार जाएगा। 2 बार भाग देने के बाद में शेषफल कितना बच गया हमारा? 0। शेषफल 0 है, इसका मतलब जिस संख्या का हमने लास्ट बार भाग दिया था, लास्ट बार 45 का भाग दिया था, तो अपना HCF कितना हो जाएगा? 45। और यही आपकी जो यूक्लिड विभाजन विधि में भी होती है। इसको हमें जो केवल a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखकर इसको हम बताते हैं, और सेम आपको यही काम रफ में करना होता है। तो हम इसको पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे एक अलग से पूरे वीडियो में। 10वां सवाल है, HCF दे रखा है 306 और 657 का 9 है, और आपको इसका LCM ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का, 306 और 657 का। तो देखो, दो संख्याओं का LCM और HCF इनमें संबंध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा और उनका LCM और HCF का गुणा बराबर आता है। तो पहली संख्या आपकी इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या B आपके 657 है। इन दोनों को गुणा करेंगे, बराबर में LCM हमें ज्ञात करना है और HCF हमारा 9 है। तो LCM ज्ञात करने के लिए 9 का इधर पक्षांतरण कर देंगे। ये 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो आपके भाग में आ जाएगा। तो 9 का भाग दे देंगे आपके, चाहे 306 में दे दो या फिर इधर जो ये 657 में दे दो। दोनों में 9 का भाग चला जाएगा। तो 9 का भाग देने के लिए देखो हम देखते हैं इसमें LCM बराबर 306 इंटू 657 बटे में 9। 9 के पारे से 9 एक बार जाएगा और 306 जो है वो आपके 34 बार कट जाएगा। 9 3 27 3 बार और 3 36 4 बार कट जाएगा। तो 34 बार है जो 9 के पार से कटेगा। अगली स्टेप में हम लिखेंगे 34 इंटू 657। जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22,338, जो कि इन दोनों संख्याओं का आपके LCM है। तो ये इस सवाल का जवाब था। अगला सवाल देखते हैं हम इसमें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का महत्सप ज्ञात करना है। तो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का महत्सप हमेशा एक होता है, ऐसा सवाल हम पीछे भी कर चुके हैं। उदाहरण के लिए 5 और 7 का महत्सप 1 आएगा। वैसे महत्सप क्या होता है HCF? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाता हो। तो 5 और 7 किसके पहाड़े में आते हैं? किसी के पहाड़े में नहीं आते, इसका मतलब वो 1 के पहाड़े में तो आते ही आते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें 1। करेक्ट आंसर इसका 1। अगला सवाल है कि 12वां इसमें कि यदि किसी संख्या P बटा Q में Q के गुणनखंड को अगर हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अगर हम किसी भी संख्या के हर को P बटा Q को अगर जो Q है उसका गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो उसको जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा शांत होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें शांत। और 13वां सवाल आपके इसमें है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है जहाँ पे भी a बराबर BQ प्लस R है, जहाँ जो R है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं इसमें, ये यूक्लिड विभाजन ही है आपके सामने ये। तो ये 2 का भाग दे रहे हैं हम 9 में, तो a बराबर तो आपका 9 हो जाएगा और b बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 का भाड़ा बोलेंगे 8 बार, ये 4 बार, तो इसमें 8 आ जाएगा और 8 9 से छोटे है तो इसमें भाग दे देंगे 2 का, एक 4 बार जाएगा और एक इसमें शेषफल बचेगा।
तो देखो इसमें भागफल कितना आया, भागफल का मान इसमें 4 है और शेषफल का मान इसमें 1 है। जिसका हमने भाग दिया उसको हम भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया वह भाज्य कहलाता है। तो इनकी जो सूत्र है वो ये होती हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मान लिख लेते हैं हम इसका इनमें, 9 बराबर 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 चौक 8 और 1 9, और इसका मतलब ये वाला तो सही है। शेषफल जो है वो आपका, जिसका हम पहाड़ा बोल रहे हैं, उससे छोटी संख्या होनी चाहिए या 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो 0 से जो छोटी संख्या, 2 से जो अच्छा जो जिसका भाग दिया उससे छोटी संख्या आपके इसमें 1 ही है, ये शेषफल 1 हो जाएगा। और बाकी जो संख्या है वो आपकी 0 से बड़ी है, शेषफल हमेशा या तो 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो इस वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 1 2 3 कवर की। 1 2 और 3 जो वर्कशीट नंबर थे 1 2 3, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 3 पे और पेज नंबर 4 पे ये जो वर्कबुक दे रखी है आपको, इसको हमने कवर किया है इस वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको जो वर्कशीट नंबर 4 देखने को मिलेगी। और वीडियो को अपने बाकी के जितने भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, दोस्त हैं आपके, उन सभी के साथ भी शेयर करना। और यहाँ पे आपको विज्ञान की भी आपको जो वर्कबुक है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरी किताब का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो यहाँ पे मिलेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही कक्षा 6 7 8 और 9 के लिए भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पूरी इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने पूरा सोल्व कर रखा है, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेस के नाम से ही है, तो आप वहाँ से भी इसको जो सर्च कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक बाकी मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना। और ये 10वीं की जो वर्कबुक है या तो आपके विद्यालय में आ चुकी होगी, आपको दे दी होगी, या फिर जो कुछ ही दिनों बाद आपके साथ में जो ये वर्कबुक आपको दिखाई देगी। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 1 2 3 को सॉल्व किया था। अगले वीडियो में कार्यपत्रक 4 के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़िए, मस्त रहिए।